नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रानू राहंगडाले है। मैं पीएमसीओई शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के भूगोल विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ और आज जो विषय हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो बीए प्रथम वर्ष के मेजर प्रथम के इकाई 2 से लिया गया है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड कंप्यूटेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन टाइम स्केल, जिसमें हम आज अनंत समय के रहस्य को एक कथा के माध्यम से समझेंगे। प्राचीन भारतीय कालगणना को समझेंगे, जिसमें हम महायुग और मनवंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि हमें एंशिएंट टाइम स्केल के बारे में पढ़ना है, तो इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है कि एक गुरुकुल में कुछ विद्यार्थी अपने आचार्य से पूछते हैं कि गुरुदेव, यह पृथ्वी कितनी पुरानी है और यह समय क्या है और समय की शुरुआत कब से हुई। तो आचार्य मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बच्चों, भारतीय ज्ञान परंपरा में समय को केवल वर्षों में नहीं अपितु एक चक्र के रूप में समझा गया है और यहाँ समय एक सीधी रेखा के रूप में नहीं अपितु एक घूमता हुआ पहिया है। अब देखते हैं कि प्राचीन भारतीय कालगणना में समय को एक पहिए के रूप में कैसे समझाया जाता है। गुरुदेव ने कहा कि समय को 4 भागों में बांटा गया है। उन्होंने एक वृत्त बनाया और उस तरीके से उन्होंने पृथ्वी के समय चक्र को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें प्रथम था सत्ययुग, जिसको समय का पहला और सबसे लंबा चरण माना गया। इस अवधि को स्थिरता और संतुलन का युग माना गया, जिसकी अवधि थी 17,28,000 वर्ष। इसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में देखते हैं कि सामाजिक और प्राकृतिक परिवर्तनों की शुरुआत हो गई, साथ ही मानव समाज में संगठन और व्यवस्थाओं का विकास प्रारंभ हो गया और इसकी समय अवधि थी 12,96,000 वर्ष। सतयुग, त्रेता युग के बाद हमारा आया द्वापर युग। अब द्वापर युग के बारे में देखते हैं कि इस काल में परिवर्तन और संघर्ष की स्थिति का उल्लेख मिलता है। परिवर्तन अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में शिफ्ट करना और एक स्थिति को परिवर्तित होकर दूसरी स्थिति निर्मित होना, और संघर्ष की स्थिति का भी इस युग में उल्लेख मिलता है। साथ ही समाज अधिक जटिल और गतिशील हो गया। अब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां समाज में होने लगी और समाज निरंतर आगे बढ़ने लगा और जिसकी समय अवधि थी 8,64,000 वर्ष। अब 3 युग हो गए और हमारा फिर चौथा युग आया, जिसे हम कहते हैं कलियुग। और कलियुग वर्तमान में हम जो समय जी रहे हैं वही है कलियुग, और हमारे चारों ओर हम परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। हम बारीकी से इस युग का अवलोकन कर रहे हैं, तो इसे समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। यह वर्तमान काल माना गया है और इसे संक्रमण और तीव्र परिवर्तन का चरण भी माना जाता है। जैसा कि आप कलयुग में अनुभव कर सकते हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में हम पलायन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस युग को समझा जा सकता है कि स्थिरता से अस्थिर दौर प्रारंभ हो चुका है। कलयुग एक बेहद ही संक्रमणकालीन और तीव्र परिवर्तन का चरण हमारे समक्ष, हमारे सामने हम देख पा रहे हैं और जिसकी समय अवधि है 43,20,000 वर्ष। अब हम बात करते हैं महायुग की। जब छात्रों ने आचार्य से पूछा कि गुरुदेव, ये महायुग क्या है, तब आचार्य जी ने बताया कि जब ये चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिल जाते हैं तो एक महायुग का निर्माण होता है। जैसे कि सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग ने मिलकर एक महायुग का निर्माण किया और जिसकी अवधि है 43,20,000 वर्ष। विद्यार्थी ने आश्चर्य से कहा कि गुरुदेव, यह तो बड़ा समय है। तब आचार्य ने बताया कि हाँ बच्चों, क्योंकि समय को एक पहिए के तौर पर देखा जा रहा है, एक चक्र के तौर पर देखा जा रहा है, तो इसे समझने के लिए हमें इसे विभाजित करना पड़ा ताकि इसे समझना बेहद ही सरल और आसान हो जाए। अब बात करते हैं कि मनवंतर क्या है। गुरुदेव ने बताया कि जब 71 महायुग, और महायुग क्या होते हैं, एक सतयुग, त्रेता युग,
द्वापर युग और कलयुग मिलकर एक महायुग बनता है, तो ऐसे ही 71 महायुग, कितने महायुग? 71 महायुग जब पूरे हो जाते हैं तो उसे मनवंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मनवंतर कहा जाता है। 71 महायुग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। ठीक है, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर एक महायुग बना, और ऐसे ही 71 महायुग मिलकर क्या बना रहे हैं? एक मनवंतर बना रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये मनवंतर क्या है? तो आचार्य जी ने बताया कि एक मनवंतर अर्थात एक मनु उस समय पृथ्वी का संचालन करते हैं। मनवंतर, हर मनवंतर में एक मनु पृथ्वी का संचालन करते हैं और उसे हम मनवंतर कहते हैं। 71 महायुग मिलकर एक मनवंतर का निर्माण करते हैं। इसके बाद इसकी अवधि देखते हैं। एक मनवंतर की अवधि है 30,67,20,000 वर्ष लगभग। ओके, युग, महायुग, मनवंतर के बारे में बताने के बाद गुरुदेव ने अब छात्रों को कल्प के बारे में बताया। कल्प अर्थात ब्रह्मा का एक दिन। आचार्य जी ने आकाश की ओर देखा और बोले, बच्चों 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प का निर्माण करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर एक महायुग का निर्माण कर रहे थे। फिर 71 महायुगों ने मिलकर एक मनवंतर का निर्माण किया और अब 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प का निर्माण कर रहे हैं। कल्प को ब्रह्मा का एक दिन भी कहा जाता है। भारतीय समय गणना में कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना गया और एक कल्प की आयु जो बताई गई वो बताई गई 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। क्या बताई गई? एक कल्प की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बताई गई। इस तरीके से जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तो सृष्टि में प्रलय आता है और फिर एक नए दिन में सृष्टि पुनः आरंभ होती है। आप जानते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो पृथ्वी की आयु गणना की गई है वो 4.54 बिलियन ईयर्स मानी गई है, और जब हम भारतीय समय गणना में पृथ्वी की आयु का अवलोकन कर रहे हैं तो एक कल्प बराबर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष यानी कि 4.32 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी की आयु मानी गई है। आप देख सकते हैं कि 4.32 और 4.54 करोड़ वर्ष में कितना अंतर है। बेहद ही कम समय का अंतर इसमें पाया गया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समय गणना में और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अर्थात धार्मिक एवं वैज्ञानिक तरीके से जो काल गणनाएं की गई, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया गया, उसमें बेहद ही कम समय का अंतर पाया गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की आयु जो है वो लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष या 4 अरब 5-4 करोड़ वर्ष पाई गई। हम अगले लेक्चर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।